तो कैसे हैं आप लोग। आप सबको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुकी थी 1947 में, और आज हमारी आज़ादी को 74 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में क्यों आता है, हमारा देश अभी तक डेवलप्ड कंट्री में क्यों नहीं आ रहा है, उसी चीज़ की हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटी सी बात जानना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन ने एक क्राइटेरिया जारी किया था, उसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा था 3 तरह की कंट्रीज होंगी: डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री वो होती हैं जो पूरी तरीके से डेवलप्ड होती है, उनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है, जीडीपी हाई होती है, टेक्नोलॉजी में हाई होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन उनका अच्छा होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री जो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम कम होती है, जिनकी जीडीपी कम होती है, जिनकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि नहीं होती। और डेवलप्ड कंट्री जैसे कि हमारा देश इंडिया, जिसके कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती। जैसे कि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है। और आप एक बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। पर कैपिटा इनकम वो होती है जो पूरे देश में जो लोग होते हैं, एवरेज ऑफ एन पर्सन, जो देश में लोग होते हैं उनमें से एक आदमी साल में कितना पैसा कमाता है, सालाना कितना कमाता है। और हमें हमारे देश की है 1,26,000 पर ईयर। इसको आप भी घर पे निकाल सकते हैं। टोटल नेशनल इनकम से आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। और हमें बात करनी है अपने देश की, डेवलपिंग कंट्री की। 2.6 लाख करोड़ USD 2017 में कैलकुलेट की थी। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारे देश की जो जीडीपी है वो 5th नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि हम डेवलपिंग कंट्री क्यों हैं, हम डेवलप्ड क्यों नहीं हुए। 1990 से लेकर 1914 तक हमारे देश की जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई थी। लेकिन जीडीपी काफ़ी नहीं है, और भी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग रहते कैसे हैं, वहाँ का हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है। हम ये देख सकते हैं कि 1990 से 2014 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करी थी, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जिसे फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग कैसे रह रहे हैं, लोग का खाना न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है वहाँ पर। यह था इसका पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश के 47% ऑफ पॉपुलेशन, 47% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हैं। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। और इसका अच्छा ये है कि इसमें 17% टोटल जीडीपी का हमारा एग्रीकल्चर से आता है। और इसमें बुरा ये है कि अगर सारे लोग एग्रीकल्चर में लग जाएंगे तो हमारी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, BPO, IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी को कौन बढ़ाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों को जाना ज़रूरी है, डेवलपिंग कंट्री बन पाएंगे। है इंडिया की पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 पर आती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। और चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना सीख लिया है। देश में पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना नहीं सीख पा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमारी पॉपुलेशन स्किल और एजुकेटेड हो तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। मैक्सिमम लोग इलिटरेट हैं। अब मैं आपको बता दूं इलिटरेट कौन होते हैं, जो अनपढ़ किन्हें कहा जाता है। अनपढ़ वो होते हैं जिन्हें कोई भी एक भाषा पढ़नी या लिखनी आती है, वो पढ़ने की कैटेगरी में आते हैं, वो लिटरेट माने जाते हैं, वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। लेकिन इलिटरेट वो होते हैं जिन्हें कोई एक भी भाषा पढ़नी या लिखनी नहीं आती, उन्हें इलिटरेट कहा जाता है। और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड और अनस्किल होने के कारण से ये पॉपुलेशन को काम तो चाहिए, अपना पेट सबको पालना होता है, ये इसलिए एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। और एग्रीकल्चर में जाने से इनका फ़ायदा नहीं है, एग्रीकल्चर में जाके नुकसान ही है। नुकसान ये है कि जहाँ पर एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत होगी और वहाँ पे 10 लोग लग जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। खेत में आप लेबर तो बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी होगी, फसल उतनी ही पैदा होगी, चाहे आप उसमें 4 लोग लगा लो या 400 लोग, खेत अपनी फसल उतनी ही पैदा करेगा। इससे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें हमें
सप्लाई ज़्यादा मिलती है लेकिन डिमांड कम होती है। हमें उस चीज़ की डिमांड नहीं होती लेकिन हमें सप्लाई ज़्यादा मिल जाती है, हमें लेबर की सप्लाई ज़्यादा मिलती है। लास्ट पॉइंट है, और हमारा लास्ट पॉइंट है इनइक्वालिटी अमंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक देश में 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज है। जो अमीर लोग हैं उनके पास सारी रिसोर्सेज है, और जो गरीब लोग हैं, जो 80% गरीब लोग हैं, उनके पास सिर्फ 20% रिसोर्सेज है। इससे कैसे डेवलप होगा? इक्वलिटी अमंग रिसोर्सेज, मतलब सारे देश में रिसोर्सेज का इक्वल होना चाहिए। अमीर वो चीज़ यूज़ कर रहा है तो गरीब को भी वो चीज़ यूज़ करने का पूरा हक होना चाहिए। और इसको इक्वलिटी फैलाने में हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है वो है सरकार। सरकार को ये देखना चाहिए कि कोई अमीर सारी रिसोर्सेज तो नहीं ले रहा, हर गरीब को रिसोर्सेज मिल रही है या नहीं। थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।